वेलकम टू हेम शर्मा क्लासेस। इनकम टैक्स का जो जीपीएफ एम्प्लॉय का प्रैक्टिकल आज हम डिस्कस करेंगे, जो कि मिस्टर ए सिंह का है, हरियाणा इरिगेशन डिपार्टमेंट का एम्प्लॉय है और डेट ऑफ अपॉइंटमेंट 1/1/2006 से पहले की है, तभी जीपीएफ का एम्प्लॉय है। तो फेब 23 का हमें पे बिल तैयार करना है इस एम्प्लॉय का। जो भी पर्टिकुलर्स दिए गए हैं एक एक करके हम उनको अपने इस सॉल्यूशन में अपडेट करते रहेंगे। पार्ट 1 जिसमें हम इनकम को रिकॉर्ड करते हैं, तो उसकी कैलकुलेशन करेंगे कि इनकम जो सैलरी से, अदर सोर्सेज से, हाउस प्रॉपर्टी से, तो जहां जहां से भी इनकम आई है, जो पर्टिकुलर्स दिए गए हैं क्वेश्चन में, उनमें से हम यहां रिकॉर्ड अपडेट करते रहेंगे। सबसे पहले पे दी गई है 1/1/22 को। जो पे थी वही मार्च में भी है, जब तक अगला इंक्रीमेंट नहीं लग जाता है, जो कि 1 जुलाई 2022 को इस क्वेश्चन में दिया गया है। तब तक ये, उसके बाद 1 जुलाई से ये पे चेंज हो जाएगी, इसलिए पे को हम 2 पीरियड में डिवाइड कर लेंगे, मार्च से लेकर जून तक, और फिर इंक्रीमेंट लग गया तो जुलाई से लेकर फिर फरवरी तक। तो बिना इंक्रीमेंट के जो पहले 69,700 थी, ये 4 मंथ्स तक एम्प्लॉय को मिलती है, तो 4 मंथ्स की कैलकुलेशन कर ली। इंक्रीमेंट जुलाई में लगा, उसके बाद 8 मंथ्स तक ये पे मिली, तो 8 मंथ्स पे हमने कैलकुलेट की, तो टोटल पे 8,53,200 मिली। क्वेश्चन में नेक्स्ट डीए दिया गया है, जो कि चेंज होता है जुलाई में। जुलाई से पहले 34% है, जो कि जनवरी 22 से चला था 30 जून तक। फिर 1 जुलाई को 38%, 1 जनवरी 23 को 42% हो जाता है। तो यहां पर हम 3 पीरियड में इसकी कैलकुलेशन करेंगे। जब भी चेंज हुआ है डीए, इसकी कैलकुलेशन अलग से कर लेंगे। तो मार्च से जून तक 34% के हिसाब से 69,700 का 34% 23,698, और ये 4 मंथ्स तक मिलता है। तो 4 मंथ का हो गया 94,792। इसके बाद 38% हो गया जुलाई से लेकर दिसंबर तक, 6 महीने ये मिला, वो कैलकुलेट किया। जनवरी और फरवरी में 42% की कैलकुलेशन के हिसाब से 2 महीने मिला। इस प्रकार इस एम्प्लॉय की जो पे और डीए, इनकी कैलकुलेशन यहां पर हो चुकी है। इसके अलावा क्वेश्चन में जो कुछ दिया गया होगा वो हम देखेंगे। एनपीएस का अगर एम्प्लॉय है, या फिर एचआरए जो दिया गया है उसमें रेंट पेड -10% जो करते हैं, वहां पर हमें पे प्लस डीए की जरूरत होती है। तो कभी एरियर दिया है, डिडक्शन है, उन सब को भी हम नियम के अनुसार यहां अपडेट करके सैलरी कैलकुलेट कर लेते हैं। तो टोटल किया हमने पे और डीए का, जो कि 11,72,008 रुपए है। इसी फिगर को हम एनपीएस के लिए यूज करते हैं, और इसी फिगर को ही हम रेंट -10% में यूज करेंगे। तो इसलिए हमने यहां सैलरी ये टोटल कर लिया इन दोनों का। इसके बाद फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस, जो कि 1,000 रुपए हर महीने मिलता है। इनकम टैक्स हम पूरे साल का कैलकुलेट करेंगे, पूरा फाइनेंशियल ईयर जो है, तो इसलिए फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस 12,000 रुपए। नेक्स्ट है एचआरए, जो कि 16% दिया गया है।
मार्च से लेकर जून तक 69,700 था, इसका 16% हो जाएगा। और जुलाई से लेकर 2022 से फरवरी 2023 तक 71,800 का 16% कैलकुलेट कर देंगे। तो इसलिए ये पीरियड में डिवाइड हो जाएगा, तो ये टोटल जो HRA रिसीव किया है वो कैलकुलेट हो जाता है। उसके अलावा जो रेंट पे किया है, तो यहाँ पर एग्जम्पशन पर्पज से हम रेंट पूरे फाइनेंशियल ईयर में जो पे किया है उसमें से 10% ऑफ सैलरी माइनस करते हैं। HRA जो प्राप्त किया है एम्प्लॉय ने और रेंट पेड माइनस 10% की जो कैलकुलेशन आई है, इन दोनों को कंपेयर करते हैं। इन दोनों में से जो भी कम होगा वो एग्जम्पशन रहेगा। तो सबसे पहले हम कैलकुलेट करते हैं HRA रिसीव्ड की, रिसीव कितना किया एम्प्लॉय ने। तो अभी डिस्कस किया था कि 69,700 का 16% कैलकुलेट करेंगे, 4 महीने तक ये मिलता है। फिर 71,800 का 16% जो कि 8 मंथ्स। तो ये टोटल HRA की जो प्राप्ति होती है एम्प्लॉय को वो कैलकुलेट हो गया है। अब रेंट पे किया है 16,000 पर मंथ, 12 मंथ्स का हम कैलकुलेट कर लेंगे, वो रेंट पेड हो गया। और उसमें से सैलरी का हम 10% माइनस कर देंगे। तो 1,92,000 टोटल रेंट पे किया, उसमें से 11,72,008 रुपए का 10% माइनस कर देंगे। तो बकाया जो रहता है बैलेंस इज 74,799। तो अब जो HRA रिसीव किया है और जो रेंट पेड माइनस 10% किया है, इन दोनों को हम करेंगे कंपेयर। तो इस कंपैरिजन में ये देखना है कि इन दोनों में से जो भी कम होगा उसी की छूट मिलती है, यानी कि एग्जम्पशन विच एवर इज लेस। तो HRA जो रिसीव किया है वो ज्यादा है, रेंट पे माइनस 10% है, वो कम है, तो छूट भी इसी की मिलेगी। तो विच एवर इज लेस 74,709, यानी कि इसके ऊपर अब टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन गवर्नमेंट कहती है कि हमने जो आपको पैसा दिया है HRA के रूप में, उसमें एग्जम्पशन के अलावा जो अमाउंट बची रह गई है उसके ऊपर इनकम टैक्स देना होगा। तो एज इनकम काउंट होगा। तो 1,36,512 में से जो एग्जम्पशन है उसको हम माइनस कर देते हैं। तो ये नेट HRA जो कि टैक्सेबल HRA रहेगा, A-C कर देते हैं हम, जो भी एग्जम्प्टेड है उसी को माइनस कर देते हैं जो भी HRA रिसीव किया है। अगर HRA रिसीव्ड और रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी में से HRA कम होता तो यही कम होकर जो टैक्सेबल HRA वो 0 हो जाता, कि फुल्ली एग्जम्प्टेड हो जाता जो भी गवर्नमेंट ने HRA दिया है। लेकिन यहां पर हमारा जो एग्जम्पशन है वो HRA के अलावा दूसरा फिगर रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी है वो कम है, इसलिए एग्जम्पशन सिर्फ उसकी मिलेगी। इसलिए HRA में से जो एग्जम्पशन है जो गवर्नमेंट ने HRA दिया है उसमें से एग्जम्पशन माइनस करने के बाद बची हुई अमाउंट हमारी टैक्स के पर्पज से इनकम में काउंट होगी। तो ये एक HRA की एंट्री ध्यान रखनी है, इस प्रकार उसकी कैलकुलेशन की जाएगी। एम्प्लॉय को LTC मिला है, ब्लॉक ईयर जो भी हो, अमाउंट दी गई है तो हमें कुछ इश्यू नहीं है। अगर इसमें कुछ खर्चा दिया गया है तो वो हमें देखना है, क्योंकि जो खर्चा है वो आपकी इनकम में काउंट नहीं होगा। अगर एक्चुअल में कहीं घूमने जाता है एम्प्लॉय, ट्रेन की टिकट है और कुछ जो खर्चे उसके साथ में हैं, तो ट्रेन टिकट के चार्जेस 30,399 तो ये माइनस हो जाएंगे। बची हुई अमाउंट इनकम टैक्स पर्पज से सैलरी में इनकम में काउंट होगी। तो LTC में जो कि 93,398 की मिली थी उसमें से 30,999 का खर्चा हुआ है, तो बची हुई अमाउंट इनकम में काउंट होगी टैक्स के पर्पज से। प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप, ये हमारी डिडक्शंस हैं। इंटरेस्ट ऑन सेविंग,
रेंट रिसीव्ड, ये हमारी रेंट रिसीव्ड और एमसी टैक्स है, ये हमारी हाउस प्रॉपर्टी में आ गई। जीपीएफ सब्सक्रिप्शन ये आपका जो डिडक्शन है वहां पर आएगा। तो ट्रांजैक्शंस ऊपर जो भी पर्टिकुलर्स दिए गए हैं ऊपर नीचे हो सकते हैं। तो जब कभी भी ऐसे कोई एंट्री यहाँ और आने लायक हो या आने की जो भी संभावना हम क्वेश्चन पढ़ेंगे तो पता लगेगा कि हाँ ये एंट्री यहाँ आएगी। तो जो भी एंट्री पेंडिंग रह जाती है स्टार मार्क कर सकते हैं या जिस प्रकार से भी आप उसे मार्क करें कि ये एंट्री बची हुई है। कहीं ऐसा ना हो कि आप टोटल वगैरह कर दें उसके बाद ध्यान आए। तो यहां हम आगे देख लेते हैं। अब ये तो सैलरी से जो आपकी इनकम बनती है वो। अब इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज और इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी ये दोनों भी हमें देखनी है। तो हाउस प्रॉपर्टी के कंडीशन यहाँ दिया गया है, अदर सोर्सेज से इनकम का भी यहाँ तक कुछ नहीं आया है। तो अभी प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप है, अभी ये एंट्री हम डिडक्शन में वहां पर डालेंगे तो स्टार मार्क करके रख लिया मैंने। इंटरेस्ट ऑन सेविंग अकाउंट, ओके ये आ गया। इंटरेस्ट ऑन सेविंग अकाउंट अदर सोर्सेज से इनकम दी गई है। तो जब हमारे पास इस पोर्शन के लिए सैलरी से पर्पज अगर और कुछ नहीं है तो हम पहले टोटल कर लेंगे, अदरवाइज हम पहले इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज लिखकर इसकी एंट्री कर देंगे। तो पहले उसे भी अपडेट कर सकते हैं। अब क्वेश्चन पढ़ लिया कि अब सैलरी से कंसर्न कोई भी एंट्री और नहीं बची है तो हम इसका टोटल कर देते हैं और फिर जो स्टैंडर्ड डिडक्शन है 50,000 का वो दे देते हैं। जीपीएफ का एम्प्लॉय है, अदरवाइज अगर एनपीएस का होता तो हम एनपीएस जो कि एम्प्लॉयर का शेयर होता है वो भी यहां पर ऐड कर देते। तो अभी जीपीएफ का क्वेश्चन है, जीपीएफ में हम टोटल जो सैलरी यहां पर अभी सैलरी से इनकम हुई है ये ग्रोस आ गई। अब इसमें से हम स्टैंडर्ड डिडक्शन जो 50,000 का है माइनस करने के बाद बची हुई जो भी है वो टोटल इनकम फ्रॉम सैलरी हो जाती है 12,58,720 रुपए। तो इनकम के हमारे पास आप कह सकते हैं कि 3 पार्ट हैं सैलरी से। अब बात करेंगे सेकंड जो कि अदर सोर्सेज से है और फिर हाउस प्रॉपर्टी से। ये 3 जगह से इनकम होती है, इसका हम टोटल कर लेते हैं। तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज यहाँ पर 11,000 रुपए दी गई है कि सेविंग अकाउंट पर इंटरेस्ट प्राप्त हुआ। तो किसी भी प्रकार का कोई भी इंटरेस्ट अगर एम्प्लॉय को प्राप्त होता है तो वो टैक्स के पर्पज से इनकम में काउंट होगा और ये अदर सोर्सेज से है। सेविंग अकाउंट के कंडीशन में 80 टीटीए के तहत जो छूट मिलती है वो मैक्सिमम 10,000 की छूट मिलती है, लेकिन इससे ज्यादा का अगर इंटरेस्ट प्राप्त हुआ है तो वो इनकम है, उसको तो पूरा यहाँ लिखेंगे लेकिन डिडक्शन में सिर्फ 10,000 की छूट मिलेगी। चलिए अपडेट कर देते हैं। हाउस प्रॉपर्टी का भी जो दिया गया है उसे भी करेंगे। पहले अपडेट करते हैं अदर सोर्सेज से जो इनकम है, इंटरेस्ट ऑन सेविंग अकाउंट 11,000 की। ये अगर और एंट्री होती तो उससे भी करके फिर उसका टोटल हम यहाँ आउटर कॉलम में लिख देते कि अदर सोर्सेज से जो टोटल इनकम हुई है वो इतनी है। टोटल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, रेंट रिसीव्ड, तो जो भी एनुअल वैल्यू है यानी कि जो साल में जो भी प्राप्ति हुई है उसमें से अगर कोई प्रॉपर्टी टैक्स, एमसी टैक्स कुछ भी दिया गया है तो वो तो हम माइनस करते हैं। यानी कि जितनी भी वैल्यू है उसमें से टैक्स माइनस हो जाएगा, वो फिर उसकी नेट जो वैल्यू आई वो निकल कर आ जाती है। उसमें से फिर 30% एक स्टैंडर्ड डिडक्शन रहता है रिपेयर एंड मेंटेनेंस का। तो ये जो बची हुई अमाउंट है ये नेट इसका बैलेंस का ही है, क्योंकि इसमें एचबीए का जो लोन है उसका अगर इंटरेस्ट पे किया है तो वो भी माइनस करते हैं। फिलहाल पहला क्वेश्चन है तो इसमें सिर्फ इतना नेट इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कितनी बनेगी वो यहां से कैलकुलेट करेंगे, इंटरेस्ट वाले पोर्शन को बाद में ऐड करेंगे। तो जो भी वैल्यू मिलती है रेंट रिसीव्ड है उसमें से टैक्स माइनस करने के बाद जो बैलेंस फिगर है उस बैलेंस फिगर का फिर 30%
रिपेयर एंड मेंटेनेंस की छूट मिलती है, उसे भी हम लेस कर देते हैं। फिर बची हुई अमाउंट हमारी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आ जाती है, जिसके ऊपर टैक्स लगता है। तो यहाँ इस क्वेश्चन में 50,000 रेंट रिसीव हुआ है, 5,000 म्यूनिसिपैलिटी का जो कॉर्पोरेशन का टैक्स है वो पे किया है, तो रेंट रिसीव्ड में से माइनस कर देंगे 45,000 जो बची रह गई है। वो बची हुई अमाउंट जो है बैलेंस है, इसका 30% एनुअल रिपेयर या रिपेयर एंड मेंटेनेंस कह लीजिए कि ये 30% फिक्स है। तो बैलेंस जो अमाउंट बची है उसका 30% 13,500 कैलकुलेट करने के बाद नेट इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी जो आई है वो 31,500 बन गई है। तो यहां से सैलरी से इनकम जो हुई ये पार्ट, और हमारी अदर सोर्सेज से इनकम हुई, और हाउस प्रॉपर्टी से इनकम हुई। ये तीन जगह की इनकम हम यहां पर देखते हैं। तो अब अगर तीनों को हम जोड़ देंगे तो ये हमारी टोटल इनकम कैलकुलेट हो जाती है। चलिए इसको ऐड कर देते हैं, 12,58,720, 11,000 और 31,500 को। तो ये टोटल इनकम हमारी होगी 13,01,220 रुपए। तो ये हमारा जो पार्ट 1 है, इनकम जो टोटल कैलकुलेट की हमने गवर्नमेंट एम्प्लॉय की, अप्रोक्सीमेट 10 मार्क्स आपका यहां पर हो जाता है। 40 मार्क्स का आपका जो इनकम टैक्स बनता है। तो ये पार्ट 1, इसमें 4 पार्ट में डिवाइड कर लीजिए कि पार्ट 1 अब हो गया 10 मार्क्स का। पार्ट 2, अब इसको अलग अलग लिखना नहीं, बस कहने का ये है कि ये आपका पार्ट 1 है, एक हिस्सा हो गया तो 10 नंबर का ये है। पार्ट 2 में आपकी जो डिडक्शंस और इनकम टैक्स कैलकुलेट कर लेंगे। फिर पार्ट 3 यानी कि हम जो पे बिल प्रिपेयर करते हैं एम्प्लॉय का वो आ गया, और पार्ट 4 में बच जाती है पे ऑर्डर, और उसकी जो क्लासिफिकेशन है, जो पे बिल तैयार किया है एम्प्लॉय का। इस प्रकार 10-10 नंबर के 4 हिस्सों में यानी कि 40 नंबर का आपका प्रैक्टिकल बन जाता है। तो पार्ट 1 यहां पर कंप्लीट हो गया है। इनकी इनकम जो हुई है वो हमने टोटल कैलकुलेट कर ली है। अब इस इनकम में से एम्प्लॉय को जो छूट मिलेगी, जो एग्जम्पशंस होंगी यानी कि डिडक्शंस जो मिलेंगी, वो माइनस कर देंगे हम, जितनी भी डिडक्शन होंगी। तो डिडक्शन माइनस करने के बाद जो अमाउंट बची रह गई है उसके ऊपर लगेगा टैक्स, यानी कि टैक्सेबल अमाउंट हमारे पास आ जाएगी। तो उसके ऊपर टैक्स कैलकुलेट कर देंगे। टैक्स कैलकुलेट करने से पहले हमें जो भी इनकम आपने निकाली है, इस इनकम में से डिडक्शंस माइनस करेंगे। चलिए अब पार्ट 2 जो बनता है उस पार्ट 2 में चलेंगे कि इनकम टैक्स हम कैलकुलेट करेंगे। फाइनेंशियल ईयर 2022-23 का है, उसके लिए जो भी डिडक्शंस होंगी, अब डिडक्शंस जो टोटल इनकम है उसमें से माइनस करेंगे। तो अब ये डिडक्शंस को हम अलग से इस पोर्शन को कैलकुलेट कर लेते हैं, जितना भी टोटल आएगा उतना माइनस कर देंगे। तो इतना ये जो पोर्शन है डिडक्शन अब कर लेते हैं कि जो डिडक्शंस हैं सेक्शंस के तहत अलग अलग दी गई हैं। तो इस क्वेश्चन में जो भी डिडक्शंस बनती हैं, प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप, ये सेक्शन 80D, जीपीएफ का आपका 80C से 80CCD1 वाले में अपडेट करेंगे, GIS, PLI, लाइफ इंश्योरेंस, रीपेमेंट, ये आपके 80C जो कि सबसे पसंदीदा सेक्शन होता है किसी भी एम्प्लॉय का, यहाँ छूट मिलती है। डोनेशन की बात करेंगे तो 80G के तहत छूट मिलती है, और टैक्स पे जो किया गया है एम्प्लॉय के द्वारा वो डिटेल यहाँ पर अवेलेबल है। तो सबसे पहले हम अमाउंट लिखेंगे जो भी एम्प्लॉय के द्वारा कहीं इन्वेस्टमेंट हुई है, कहीं पर भी एक्सपेंडिचर हुआ है, और उसमें से उसे एक्चुअल में कितनी एग्जम्पशन मिलेगी रूल के हिसाब से, उसे हम आउटर कॉलम में लिख देंगे। पहले लिखेंगे उसने जो एक्चुअल में किया है
फिर गवर्नमेंट के रूल के इनकम टैक्स के एक्ट के आधार पर जो भी एग्जम्पशन मिलेगी उसे हम अलग यहाँ एग्जम्प्टेड अमाउंट में रिकॉर्ड कर देंगे। 80C से 80CCD1 तक जितने भी एग्जम्पशंस हैं वहां पर इसका टोटल जितना भी आए मैक्सिमम 1,50,000 की ही एग्जम्पशन मिलती है। तो अमाउंट जितनी भी रहेगी उसका हम यहाँ पर टोटल कर लेंगे, कंपेयर करेंगे 1,50,000 से। अगर ये ज्यादा टोटल आ जाता है अमाउंट का तो मैक्सिमम 1,50,000 ही एग्जम्प्टेड अमाउंट बनेगी। अगर 1,50,000 से कम आता है टोटल तो वही फिगर यहाँ पर एग्जम्प्टेड अमाउंट में आ जाता है। तो एक एक करके देखते हैं। 80D में प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप और 80G में डोनेशन। उसके अलावा हमने जो सेविंग अकाउंट पर इंटरेस्ट मिला था 10,000 की छूट, उसे यहाँ 80TTA के सेक्शन अंडर सेक्शन 80TTA एग्जम्पशन मिलेगी। तो ज्यादा एंट्री आपकी 80C से 80CCD1 में होने वाली हैं, इसलिए हमने यहाँ पर ट्रांजैक्शन अभी पढ़ी थी तो पता है कि यहाँ कंप्लीट हो जाएंगी, तो इतना गैप देकर हमने पहले लिख लिया है। जरूरी नहीं कि आप पहले लिखें, साथ साथ जो भी एंट्री करेंगे आप उसे रिकॉर्ड करते रहिएगा। जीपीएफ सब्सक्रिप्शन 8,000 80C से 80CCD1 वाले में। अब इसको हम पूरा बोलने में समय लगता है इसलिए 80C वाली डिडक्शन बोल देंगे। तो 80C वाली डिडक्शन में 8,000 पर मंथ के हिसाब से है। अब जो भी दिया गया होगा या तो पर मंथ, हाफ ईयरली, क्वार्टरली और ईयरली, ये जरूर ध्यान रखना है कि वो जैसे भी दिया गया होगा हमें कंप्लीट फाइनेंशियल ईयर में कैलकुलेट करना है, पूरे साल का निकालना है। हाफ ईयरली दिया गया है तो 2 से गुना कर देंगे। तो इस प्रकार देखना है। तो ये मंथली दिया गया था, हमने पूरे साल का निकाला 96,000। जीआईएस है, ये पर मंथ है 120, 12 से गुना कर देंगे। पीएलआई है, ये भी पर मंथ है, 12 से इसे भी गुना कर देंगे। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम जो 1250 पर मंथ दी गई है इसका भी सालाना निकाल दिया। रीपेमेंट ऑफ एचबीए का प्रिंसिपल वापस पे कर किया जाता है एम्प्लॉय के द्वारा, वो भी यहाँ पर 80C वाला ऐसे 80CCD1 तक जो भी डिडक्शंस हैं वहां पर ये शामिल होता है। तो यहाँ पर ये भी पर मंथ दिया गया था तो इसलिए 12 से गुनाई से भी कर देंगे। डोनेशन ये 80G वाला। चलिए हमारे यहाँ पर देखते हैं कोई और अगर बची रह गई है डिडक्शन इसके तहत तो उसे भी अपडेट कर देंगे। लेकिन यहाँ इस क्वेश्चन में और कुछ नहीं दिया गया है। टोटल किया तो 1,53,240 जो कि 1.5 लाख को क्रॉस कर जाता है। मैक्सिमम जो छूट है वो इतनी है, अगर इसको क्रॉस कर गया तो सीधी 1,50,000 की छूट मिल जाएगी। तो इस प्रकार टोटल करने पर हमने कंपेयर किया 1,50,000 इज लेस, तो इसी पर इन दोनों में से जो भी कम होगी वो एग्जम्प्टेड अमाउंट में आ जाएगी। फिर नेक्स्ट है प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप जो कि 6,000 है। तो प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप 6,000 रुपए, लेकिन हेल्थ चेकअप के लिए जो भी यहां पर डिडक्शन है मैक्सिमम 5,000 की है। तो ये 5,000 की मैक्सिमम है और जो पॉलिसी वगैरह लेते हैं इसका मेडिकल इंश्योरेंस वगैरह है 25,000 की जो लिमिट है ये उसी में शामिल होता है। अलग से अगर दिया जाए तो ये अमाउंट मैक्सिमम 5,000 की है प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप की। यहां पर कितनी भी दी गई हो, अगर यहां पर कम दी गई होती तो एग्जम्पशन विच एवर इज लेस वही मिलती, तो उस वक्त ये एग्जम्पशन 3,000 की हो जाती। 5,000 को क्रॉस कर जाएगी तो 5,000 मैक्सिमम मिल सकती है। इन दोनों एक्चुअल में और 5,000 में दोनों में से जो भी कम होगी वो यहां पर एग्जम्पशन मिलेगी। इसके बाद डोनेशन टू पीएम नेशनल रिलीफ फंड,
तो डोनेशन की बात करें तो 100% एंड 50% हमें देखना होगा कि इन दोनों में से कौन सा है। तो नेशनल रिलीफ फंड 10,000 के ऊपर पूरी 100% की छूट मिलेगी, तो एग्जम्प्टेड अमाउंट हमने पूरी 10,000 लिख दी। अगर ये ड्रॉट रिलीफ फंड होता तो ड्रॉट रिलीफ फंड में 50% की है, तो यहाँ पर 10,000 की बजाय एग्जम्पशन सिर्फ 5,000 पर मिलती और 5,000 पर टैक्स पे करना पड़ता। ATTTA में हमने जो ये यहाँ पर ATTTA की जो डिडक्शन है ये भूलने का चांसेस रहता है, तो आप ध्यान रखें इस चीज का कि जो भी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज से जो सेविंग अकाउंट से अगर कोई इंटरेस्ट आया है तो यहाँ डिडक्शन जरूर देनी है। तो इंटरेस्ट ऑन सेविंग अकाउंट 11,000 था, तो मैक्सिमम जो छूट है वो 10,000 की है। और हमने यहाँ स्टार मार्क करके रखी थी GPF सब्सक्रिप्शन, तो कर दिया है। प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप ये बीच में एंट्री आ गई थी, तो स्टार मार्क करके रखी, तो करते समय ये छूटेंगी नहीं एंट्रीज। 11,000 रुपए का जो आपका इंटरेस्ट था इसमें 10,000 की छूट मिलेगी, तो टोटल तो अमाउंट है 11,000, वो अपडेट करेंगे, लेकिन एग्जम्पशन सिर्फ 10,000 की मिलेगी। तो यहाँ और डिडक्शंस अवेलेबल नहीं है। पिछले 11 महीने में जितना भी टैक्स पे किया गया है वो कैलकुलेट करेंगे, तब इस फिगर को यूज करेंगे। तब तक अब हम जितने भी डिडक्शंस हैं 80C से 80CCD1 तक जो एग्जम्पशन बनती है वो 1,50,000 की। फिर इंडिविजुअल जो सेक्शंस हैं उनके तहत जो भी एग्जम्पशन है इन सब का टोटल किया तो ये बन जाता है 1,75,000, 1,75,000 टोटल एग्जम्पशन मिलती है। इनकम जो टोटल हुई थी वो 13,01,220 रुपए है, और इसमें से डिडक्शन जो है वो 1,75,000 की, यानी कि हम माइनस कर देंगे तो जो बची हुई अमाउंट है, जो बैलेंस आएगा उसी के ऊपर टैक्स पे करेगा एम्प्लॉय। तो चलिए माइनस कर लेते हैं। नेट टैक्सेबल इनकम आ जाती है 13,01,220 में से 1,75,000 माइनस किया, बची हुई अमाउंट 11,26,220 है। पहले हमने निकाली टोटल इनकम कितनी हुई, सैलरी से, अदर सोर्सेज से और हाउस प्रॉपर्टी से। उसमें से जो इनकम टैक्स एक्ट के तहत जो छूट मिलती है, डिडक्शंस हैं, वो डिडक्शंस कैलकुलेट करके उनका टोटल एक साथ माइनस कर दिया हमने टोटल इनकम में से अब माइनस कर दी डिडक्शंस, और जो अमाउंट बची है डिडक्शंस के बाद उस अमाउंट पर टैक्स देना होगा एम्प्लॉय को। तो इनकम टैक्सेबल इनकम हमारी कैलकुलेट हो चुकी है, जो कि पार्ट 2 का हिस्सा है। अब इस बची हुई अमाउंट पर ही इनकम टैक्स कैलकुलेट करेंगे 2022-23 का जो रेजिम है उसके हिसाब से। तो टैक्सेबल इनकम तो हमारे पास अवेलेबल है, तो यहाँ पर 2,50,000 तक कोई टैक्स नहीं लगता है। 2,50,000 1 रुपए से लेकर 5 लाख तक, और 5 लाख 1 रुपए से लेकर 10 लाख तक, और 10 लाख से ऊपर ऐसे स्लैब जो बना है। तो सबसे पहले 2,50,000 तक कोई भी टैक्स नहीं लगेगा, लेकिन हमारी जो फिगर है जिसके ऊपर टैक्स पे करना है ये 10 लाख को क्रॉस कर गई है। तो 10 लाख तक जो भी स्लैब है हम उसे पहले अपडेट कर सकते हैं सीधा। 2,50,000 1 रुपए से लेकर 5 लाख तक 5% 12,500 रुपए बनते हैं, ये फिक्स हमें याद हो चुका है। 10 लाख से क्रॉस करने के बाद आप 10 लाख तक के स्लैब को सीधा लिख दीजिए, कोई भी कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है। 5 लाख 1 रुपए से लेकर 10 लाख तक 20%, 1 लाख इनकम टैक्स यहाँ पर बन जाता है। तो 12,500 और 1 लाख, तो 1,12,500 10 लाख तक फिक्स है। जब कभी भी ये टैक्सेबल जो इनकम है ये 10 लाख को क्रॉस कर जाए तो इतना पोर्शन तो ऑटोमेटिक अपडेट आप कर सकते हैं। अब बची हुई अमाउंट बची है 1,26,220 की, 11,26,220 जो आई थी इसमें से 10 लाख के ऊपर तो टैक्स लगा दिया है। बची हुई अमाउंट जो है 26,220
उसके ऊपर बची हुई अमाउंट पर अब 30% टैक्स और लग जाएगा। तो 10,01,000 से लेकर 11,26,220 के बीच में जो भी अमाउंट है उसके ऊपर 30% यानी कि 26,220 पर कैलकुलेट हो जाएगा, जो कि 37,866 रुपए है। जितनी भी टैक्सेबल अमाउंट थी उसके ऊपर टैक्स कैलकुलेट कर दिया। अब इस टैक्स का टोटल करेंगे कि टोटल टैक्स बनता कितना है। टोटल इतना बनता है 1,50,366। तो जो भी हमारा यहाँ टोटल बनता है उसके ऊपर लगता है सेस, जो कि फिक्स है, 4% आपको कैलकुलेट कर देना है। अच्छा, एक चीज ये और ध्यान रखिएगा, मैं बताना भूल गया था कि जब कभी भी आप जो नेट टैक्सेबल इनकम निकालते हैं और फिर इनकम टैक्स कैलकुलेट करते हैं, ये दो फिगर ऐसे रहते हैं जहां पर हमें राउंड ऑफ करना होता है। चलिए देखते हैं कि हमारा जो फिगर आया था यहां पर 11,26,220, ये ऐसे ही फिगर मिला हमें कि राउंड ऑफ करने की जरूरत नहीं पड़ी थी। यहीं पर अगर 11,26,216 होता तो हम इसे भी राउंड ऑफ करके 11,26,220 ही करते। तो नियरेस्ट 10 में हम इसे राउंड ऑफ करते हैं। अगर यही फिगर 11,26,214 होता तो इसे हम 11,26,210 में राउंड ऑफ कर देते। तो जो नेट टैक्सेबल इनकम आती है वो हमें नियरेस्ट 10 में राउंड ऑफ करनी होती है। चलिए ठीक है, तो यहां पर ऑटोमेटिक राउंड ऑफ था इसलिए जिक्र नहीं हुआ। तो ये जरूर ध्यान रखना है कि हमें नेट टैक्सेबल इनकम जो है वो राउंड ऑफ करनी होती है। 4% का सेस जो हम लगाएंगे वो डेसिमल में आए। जैसे भी इनकम टैक्स में आपका जब भी डेसिमल वगैरह में आता है तो जब तक नेट टैक्स मतलब पूरा सेस के साथ में हमारा टोटल नहीं हो जाता है तब तक हम राउंड ऑफ नहीं करते हैं, वो डेसिमल में ही लेकर चलेंगे। तो हेल्थ एंड एजुकेशन सेस जो कि 4% है, ये डेसिमल में आया है, कोई इश्यू नहीं है, डेसिमल के साथ ही हम चलते रहेंगे। टोटल किया तो टोटल टैक्स पेएबल जो बनता है 1,56,380.64। अब इसको राउंड ऑफ कर दें क्योंकि हमारा टैक्स की जो कैलकुलेशन थी प्लस हमने जो सेस था वो भी ऐड कर दिया है। तो राउंड ऑफ का भी जो जिक्र किया था कि नेट टैक्सेबल इनकम को भी राउंड ऑफ करते हैं और फिर यहाँ टोटल जो टैक्स पेएबल आ गया है ड्यूरिंग द ईयर, अब इसको राउंड ऑफ कर देंगे। तो 380 के बाद 0.64 है तो 1,56,380 ये हमने राउंड ऑफ कर दिया है। ये तो आ गया टोटल टैक्स पेएबल ड्यूरिंग द ईयर। पूरे साल में 1,56,380 रुपए टैक्स पे किया है पूरे फाइनेंशियल ईयर में। तो अगर 1,56,380 को हम 12 से भाग देंगे तो हर महीने का जो इनकम टैक्स है 13,031.66 ये आता है। तो ये तो चलिए ठीक है, फरवरी 2023 का पे बिल है तो 11 महीने तक पे हो चुका है। कितना पे किया है अगर एम्प्लॉय के द्वारा पे जो किया गया है आपके क्वेश्चन में अगर नहीं दिया गया हो तो ऐसी सिचुएशन में हमें ये देखना है कि 12 मंथ से हम डिवाइड करते हैं तो डेसिमल से पहले जो भी फिगर है पर मंथ उतना पे किया जाएगा एम्प्लॉय के द्वारा। तो यहाँ पर 13,031 रुपए पर मंथ पे किया जाना है। अगर क्वेश्चन में दिया है तो कम ज्यादा जो भी दिया गया हो या सही फिगर दिया गया है तो हमें जो महीना दिया गया है पे बिल के लिए उससे पिछले महीने तक का इनकम टैक्स जो पे हो चुका है 5 महीने का हुआ है तो 5 महीने की पेमेंट हो चुकी है। लेकिन इनकम टैक्स जो पे बिल में हमें अपडेट करना है वो तो उसी महीने का अपडेट करना है जिस महीने का हमें पे बिल तैयार करना है।
तो पहले कितना पे किया गया है कोई इश्यू नहीं रहता। ये तो फरवरी के महीने में आकर देखा जाता है कि 11 महीने तक एम्प्लॉय के द्वारा कितना इनकम टैक्स पे कर दिया गया है और पूरे साल का कितना बनता है। तो पूरे साल का जो बनता है उसमें से जितना ऑलरेडी पे है वो माइनस कर दिया जाता है और बची हुई अमाउंट फरवरी के महीने में एडजस्ट कर ली जाती है। ज्यादा हो गया तो अब कम कर लेंगे, पहले कम था तो अब ज्यादा हो जाएगा। तो ये 13,031 रुपए लिखेंगे तो ये सब्जेक्टेड टू द एडजस्टमेंट एट द एंड ऑफ ईयर, कि साल के अंत में इनकी फरवरी में एडजस्टमेंट हो जाएगी। जो भी बाकी का जो पोर्शन बचा है ये हमने नहीं लिया, ये एडजस्ट हो जाएगा एट द एंड ऑफ द ईयर। इस प्रकार हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो इस क्वेश्चन के आधार पर जो दिया गया था टैक्स ऑलरेडी डिडक्शन जो भी जनवरी 2023 तक बनती है 13,031 दिया गया है। तो 1,43,341 रुपए ऑलरेडी पे कर दिए। टोटल टैक्स बनता है 1,56,380, उसमें से जो पे किया है वो माइनस कर देंगे। तो बैलेंस जो भी टैक्स अब फरवरी 2023 में काटना है उस एम्प्लॉय का वो 13,039 रुपए आ जाएगा। 1,56,380 को हमने 12 से भाग किया था तो ये आया था 13,031.666। तो हर महीने ये पोर्शन काटा गया इनकम टैक्स में। बची हुई अमाउंट जो कि सब्जेक्ट टू एडजस्टमेंट एट एंड ऑफ द ईयर की हम जो बात कर रहे थे वो एडजस्ट हो गया, क्योंकि हर महीने तो 13,031 रुपए कटे हैं और फरवरी के महीने में 13,039 रुपए। तो जो भी दशमलव वाला पोर्शन था वो अब एडजस्ट हो गया है, इसीलिए लिखते हैं सब्जेक्ट टू द एडजस्टमेंट एट द एंड ऑफ द ईयर। जब कभी भी हमें पर मंथ की इनकम टैक्स की कैलकुलेशन निकालनी है तो कैलकुलेट करके डेसिमल वाले को छोड़कर सब्जेक्ट टू एडजस्टमेंट ऑफ द एंड एट द एंड ऑफ द ईयर लिख देते हैं। तो यहां पर बैलेंस जो टैक्स है जो कि फरवरी के महीने में अब पे बिल में कटेगा वो कैलकुलेट हो गया है। पार्ट 1 में हमने इनकम जो भी बनती हैं सैलरी से, अदर सोर्सेज से और हाउस प्रॉपर्टी से सभी को जोड़कर इनकम कैलकुलेट कर ली थी। फिर इसी इनकम में से जो भी डिडक्शंस थी उनको हमने माइनस कर दिया और माइनस करने के बाद जो भी अमाउंट बची वो टैक्सेबल इनकम बच जाती है और जो जिसके ऊपर टैक्स लगना है उसके ऊपर हमने टैक्स की कैलकुलेशन भी कर दी। उसी के आधार पर पता चला कि जो फरवरी का महीना है इसमें इनकम टैक्स एम्प्लॉय के द्वारा कितना पे किया जाएगा, यानी कि इस फिगर को अब हम यूज कर सकते हैं पे बिल में। थर्ड, अब हम इस एम्प्लॉय का पे बिल बना सकते हैं कि पर मंथ इनकम टैक्स की कैलकुलेशन आगे बाकी सारी चीजें तो हमारे पास अवेलेबल थी। पे है, डीए है, एचआरए है, तो इस प्रकार की अब इनकम टैक्स नहीं था। इसके अलावा जीआईएस है, जीपीएफ एम्प्लॉय का कितना कट रहा है, ये सारी चीजें अवेलेबल थी। एक ये अवेलेबल नहीं था कि फरवरी के महीने में इनकम टैक्स कितना काटा जाएगा, वो हमने अब कैलकुलेट कर दिया। तो टोटल इनकम निकाल ली, उसमें से डिडक्शंस माइनस कर दी, टैक्स की जो रूल्स हैं उसके हिसाब से इनकम टैक्स कैलकुलेट हो गया। अब इनकम टैक्स का फिगर भी हमें मिल गया तो अब हम पे बिल तैयार कर सकते हैं। तो यहां हमारा पार्ट 2 जो है वो कंप्लीट हो जाता है। इनकम टैक्स कैलकुलेट हो चुका है। चलिए अब पे बिल तैयार करते हैं एम्प्लॉय का। कि पे बिल है मिस्टर ए सिंह का, वो इरिगेशन डिपार्टमेंट का एम्प्लॉय है और फरवरी 2023 का पे बिल बनाना है। तो पे, डीए, एचआरए जो भी हमारे पास था अवेलेबल, अब फरवरी का है तो फरवरी में 71,800 की पे थी। डीए उस वक्त 42% था, 30,156 रुपए। फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस 1,000 रुपए हर महीने मिलता है। एचआरए जो है वो 11,488 पर मंथ के हिसाब से था जुलाई से लेकर
फैब तक। तो यहां से भी हम ले सकते हैं, अदरवाइज क्वेश्चन में जो दिया गया है क्वेश्चन के हिसाब से हम ये फिगर ले सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके अलावा जीपीएफ है जो कि 8,000 कट रहा है, जीआईएस है, ये सारी इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में दी गई है, तो क्वेश्चन में भी हम इसे देख सकते हैं। जैसे पे, डीए, फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस, एचआरए और बाकी जो चीजें हैं, एलटीसी दी थी वो हमारे पे बिल का पार्ट नहीं है, प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप पार्ट नहीं है। इस प्रकार हम चेक कर सकते हैं क्वेश्चन में जीपीएफ ये हमारे पे बिल का पार्ट है, जीआईएस है ये हमारे पे बिल का पार्ट है। तो इस प्रकार देखने के बाद हम पे बिल तैयार कर देते हैं, बेसिक पे, उसके ऊपर डीए कितना है और एचआरए की कैलकुलेशन, फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस, ये इस क्वेश्चन में दिए गए हैं। और कोई दूसरा अलाउंसेस अगर उस गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिलता है तो हम यहां पर उसे ऐड कर देंगे। चलिए, टोटल सैलरी यहां पर बन जाती है क्योंकि और कोई अलाउंसेस नहीं था। टोटल किया हमने पे, डीए, एफएम में एचआरए का, तो 1,14,444 बन गया। ये तो सैलरी आ गई। अब एम्प्लॉय को जो पैसा मिल रहा है उसमें से जो डिडक्शंस हमने पहले पीछे भी जीपीएफ वगैरह है, तो ये इसी में से ही कटना है, यानी कि इस अमाउंट में से कुछ कटेगा। इनकम टैक्स भी कटेगा, जीआईएस भी कटेगी। चलिए, उनकी डिडक्शंस हम अलग अलग रिकॉर्ड कर देते हैं। डिडक्शंस, कुछ डिडक्शन ऐसी होंगी जो ट्रेजरी ऑफिसर डिडक्ट करेगा, कुछ डिडक्शंस हैं जो एजी करता है, यानी कि जीपीएफ अगर आपका है तो वो एजी एडजस्ट करता है, इनकम टैक्स है वो टीओ के द्वारा, जीआईएस है ट्रेजरी ऑफिसर के द्वारा, हाउस रेंट पे किया है ट्रेजरी ऑफिसर के द्वारा, एनपीएस आपका कटता है वो ट्रेजरी ऑफिसर के द्वारा। तो अकाउंटेंट जनरल अगर जीपीएफ का क्वेश्चन है तो एजी की डिडक्शन आ जाएगी, बाकी आपके तकरीबन यहाँ टीओ में ही कवर हो जाते हैं। तो जिस प्रकार का क्वेश्चन में पर्टिकुलर्स दिया गया होगा उसके आधार पर हम एडजस्टमेंट कर देंगे। तो जो डिडक्शन है पहले टीओ का या एजी जो भी दिया गया, तो ये जीपीएफ का क्वेश्चन है तो एजी की भी डिडक्शन यहां पर होगी। तो डिडक्शन एडजस्टेड बाय एजी। क्या क्या दिया गया था? इनकम टैक्स हमने कैलकुलेट किया है कि फरवरी में 13,039 रुपए, जीआईएस 120 रुपए के हिसाब से है तो हर महीने की 120 रुपए वो भी आ जाएंगे। जीपीएफ दिया गया था 8,000 का, वो भी हम रिकॉर्ड कर देंगे। इसके अलावा अगर कोई डिडक्शन नहीं है तो टीओ की टोटल डिडक्शन कितनी बनती है उसे अलग से रिकॉर्ड कर देंगे और एजी की जो टोटल डिडक्शन बनती है उसे अलग से रिकॉर्ड कर देंगे। तो एजी की तो 8,000 टोटल डिडक्शन बनती है, ट्रेजरी ऑफिसर की 13,159 रुपए की टोटल डिडक्शन बन गई। इसके अलावा जो भी एचबीए का है, ये अभी प्राइवेट बैंक है, तो जैसे ही एम्प्लॉय की सैलरी बैंक में जाएगी तो बैंक वहां से काटेगा। चलिए हम उसको यहां लिख तो देते हैं कि एचबीए वगैरह का जो एडवांस है, कोई स्कूटर एडवांस कितना है, लेकिन इसे हम माइनस नहीं करेंगे। ये जो भी डिडक्शन है ए और बी यहां पर जो हमने किए, मान लिया ये ए है जो टीओ के द्वारा डिडक्शन होनी है, एजी के द्वारा है वो बी, तो हमें ए और बी का टोटल ये इतना ही माइनस करना होता है। टोटल जो आपकी सैलरी है, सैलरी में से माइनस करेंगे तो बची हुई अमाउंट जो आएगी, यानी कि पहले हमने टोटल डिडक्शंस इकट्ठी करके बता दिया कि इतना तो पैसा काटना है एम्प्लॉय के खाते से। तो नेट पेबल सैलरी 93,285 रुपए बन जाती है, उसे हम वर्ड्स में लिख देंगे और डीडीओ ये पे करता है। तो एडजस्टमेंट बाय बैंक है, उसे हम सिर्फ लिखते हैं, उसका हमारा कहीं प्लस माइनस का रोल नहीं होता है। ये जरूर ध्यान रखें, कहीं ऐसा ना हो कि आप टोटल कर दें, क्योंकि डिडक्शन में नहीं आता है। आपकी जो नेट पेबल सैलरी है उसमें इन चीजों का कोई फर्क नहीं पड़ता। ये आपके, या कहें तो कहते हैं कि टू बैंक, ये अमाउंट आपकी टू बैंक है कि आपके खाते में इतनी आपकी सैलरी आई है जो कि पेबल, नेट पेबल हुई है।
बाकी डिडक्शंस आपकी हो गई हैं, सैलरी बनती ज्यादा है, उसमें से फिर डिडक्शन होने के बाद बैंक में जितनी आती है वो यहां पर हमने रिकॉर्ड कर दी है। पार्ट 1 में इनकम थी, पार्ट 2 में उसमें इनकम में से जो भी आईटी एक्ट के तहत छूट दी गई थी वो डिडक्शन हमने की, फिर टैक्स कैलकुलेट कर दिया। फिर हमने एम्प्लॉय का पे बिल तैयार कर दिया कि फरवरी के महीने में ये पे और डिडक्शंस जो भी दी गई हैं वो हैं। अब ये जो खर्चा है एम्प्लॉय इरिगेशन डिपार्टमेंट का है, कोई एजुकेशन डिपार्टमेंट का होगा, कोई फाइनेंस डिपार्टमेंट, जहां का भी एम्प्लॉय है, ये जो खर्चा हुआ है ये उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट का एक्सपेंडिचर है, क्योंकि पे करना है तो वो खर्चा हो गया। तो वो जो डेबिट करेंगे, खर्चा जो डालेंगे वो उस किस हेड के तहत डालेंगे वो डिपेंड करता है डिपार्टमेंट कौन सा है। उसके अलावा इनकम टैक्स है, जीआईएस है, जीपीएफ है, इनके तो हेड फिक्स हैं, ये डिडक्शंस उस हेड के तहत हो जाएगी। तो उन सब चीजों को हम क्लासिफाई करके लिखते हैं, जिसे हम कह सकते हैं कि इस क्वेश्चन सॉल्यूशन का एक चौथा पार्ट बन जाता है, यानी कि पार्ट 4 कह सकते हैं आप उसे। इनकम कैलकुलेट की, उसे हमने पार्ट 1 मान लिया, डिडक्शंस और इनकम टैक्स कैलकुलेट किया, पार्ट 2 हो गया। ये पार्ट 1 2 एक जो हमारी कैलकुलेशन है, यहां इनकम कैलकुलेट की, फिर डिडक्शंस और इनकम टैक्स आ गया, पे बिल तैयार कर दिया। अब क्लासिफाई कर देंगे, पे ऑर्डर एंड क्लासिफिकेशन जो रहेगा, तो इरिगेशन डिपार्टमेंट का एम्प्लॉय है तो जो भी बेसिक पे, डीए, एचआरए, फिक्स मेडिकल अलाउंस जितने भी हैं वहां से हमारी निकल कर आ जाती है ग्रोस सैलरी, जो कि उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के ऊपर खर्चा डाला जाएगा कि वो पेमेंट वो डिपार्टमेंट करेगा, वो उसके लिए खर्चा है, तो वो तो हो जाती है डेबिट। और उसके बाद जो ट्रेजरी ऑफिसर के द्वारा अगर एडजस्टमेंट है जो कि बुक ट्रांसफर है, और अगर जीपीएफ का एम्प्लॉई है तो एजी के द्वारा एडजस्टमेंट भी शामिल हो जाएगी। एडजस्टमेंट माइनस करने के बाद आती है नेट पेएबल सैलरी, जो कि हमारे पे ऑर्डर होते हैं, प्लस आपकी जो बुक ट्रांसफर की जो अमाउंट है वो आ जाएगी। तो पे ऑर्डर क्या है कि जो भी सैलरी है 93,285 इतनी पे करनी है, प्लस जो भी डिडक्शंस हैं उनका बुक ट्रांसफर होना है। तो 93,285 जो एम्प्लॉय के खाते में जाएगी बाय क्रेडिट इन पेइज बैंक अकाउंट, उसका ऑर्डर हो गया। उसके अलावा जो ग्रोस सैलरी थी उसमें से जो डिडक्शंस की हैं, जो बुक्स में ट्रांसफर की हैं कि इनकम टैक्स का है, जीआईएस का है, वो क्रेडिट हो जाएंगी बुक ट्रांसफर से, जो ट्रेजरी ऑफिसर जहां कहीं का होगा, यहां पर पे ऑर्डर। अब क्लासिफिकेशन करते हैं पे बिल की कि किस हेड के तहत क्या क्या रहेगा। तो डेबिट तो हमने खर्चा डिपार्टमेंट को डलेगा, तो उसका डिपार्टमेंट का हेड देख लेंगे। दूसरा है क्रेडिट, तो क्रेडिट होंगे जो भी डिडक्शंस की गई हैं टीओ के द्वारा, एजी के द्वारा। तो ग्रोस सैलरी तो बन जाती है, जो खर्चा डलेगा वो उस डिपार्टमेंट का डल जाएगा। इस ग्रोस सैलरी में से ही फिर जो डिडक्शन होनी है, डिडक्शंस होंगी ट्रेजरी ऑफिसर की और एजी की, तो ये तो हो जाएंगी क्रेडिट, क्योंकि डिपार्टमेंट जो टोटल पेमेंट करता है वो तो ग्रोस सैलरी की है। एग्जाम्पल लेते हैं, ये 100 रुपए की है, इस 100 में से 10 तो ले लिए ट्रेजरी ऑफिसर ने, बुक ट्रांसफर यहां कर दिया, और 10 कर दिया एजी के द्वारा, तो बची हुई जो 80 है वो तो नेट पेएबल है, खाते में वो जाएगी। तो पे करने का आदेश तो होगा 80 का कि 80 तो पे कर दो, और 10 ये हमने जो डिडक्ट कर ली है ट्रेजरी ऑफिसर के द्वारा है, ये सिर्फ बुक्स में ट्रांसफर हो जाती है। तो खर्चा पूरा 100 का डलेगा, जिसमें से डिडक्शंस हो गई हैं वो अलग, और 80 की जो पेमेंट होती है नेट पेएबल, तो ऑर्डर होता है पे करने का 80 का। तो अब
जो भी एडजस्टमेंट है, टीओ के द्वारा इनकम टैक्स है, जीआईएस है जो इस क्वेश्चन में दी गई है, हाउस रेंट हो सकता है, एनपीएस हो सकता है, एजी के द्वारा जीपीएफ आ गया। तो ग्रोस सैलरी कितनी है आपके पे बिल में, इनकम टैक्स कितना काटा है, जीआईएस कितनी काटी है, जीपीएफ कितना है, ये तो हमें पे बिल से मिल जाएंगे फिगर। बाकी जो आपके हेड हैं जो क्लासिफाई हम कर रहे हैं वो आपके बचे हुए सेम रहते हैं तकरीबन हर बार। डिपेंड करता है कि आपके कौन कौन सी डिडक्शंस दी गई हैं। हाँ, ग्रोस सैलरी डिपेंड करेगी डिपार्टमेंट पर। तो क्वेश्चन में जो डिपार्टमेंट दिया गया होगा उस हिसाब से हमें देखना होगा कि उस डिपार्टमेंट का हेड क्या है। 1,14,444 जो कि ग्रोस सैलरी है, ये इरिगेशन डिपार्टमेंट के ऊपर खर्चा डलेगा। इनकम टैक्स है, जीआईएस है, ये इसी ग्रोस में से ही कट रही हैं, ये सिर्फ बुक में ट्रांसफर होंगी, उसके अलावा लास्ट में बची हुई अमाउंट का पे ऑर्डर हो जाता है। जीपीएफ है 8,000 का। तो इनको हम क्लासिफाई कर देंगे। चलिए एक एक करके करते हैं कि सबसे पहले अगर डेबिट हुआ तो ग्रोस सैलरी जो है 1,14,444 थी, इरिगेशन का डिपार्टमेंट था, उसके हिसाब से वो खर्चा डाल देंगे। क्रेडिट में इनकम टैक्स जो था 13,039 रुपए, एक जीआईएस था 120 रुपए, एजी के द्वारा जीपीएफ की डिडक्शन होनी है जो कि पर मंथ 8,000 रुपए है। ये अमाउंट हमें मिल गई है अब पे बिल से। अब इसको चलिए क्लासिफाई कर देते हैं। इरिगेशन का अगर है तो 2700 मेजर इरिगेशन 001, आपका जो भी डिपार्टमेंट होगा वहां से मेजर हेड, माइनर हेड में आपका 001 मिलेगा डायरेक्शन एड एडमिनिस्ट्रेशन, इसी में ही आपका सैलरी का रहता है। तो कोई भी डिपार्टमेंट हो उसका सबसे पहला मिलेगा आपको 001, वही आपकी सैलरी कंशन रहता है, डायरेक्शन एड एडमिनिस्ट्रेशन। तो डिपार्टमेंट जो भी होगा ये आपको बुक से देखना है, आप धीरे धीरे याद कर सकते हैं, प्रैक्टिस करेंगे साथ साथ याद भी हो जाते हैं जो इंपॉर्टेंट बनते हैं। 2700 मेजर इरिगेशन 001 डायरेक्शन एंड एडमिनिस्ट्रेशन 01 सैलरी, इन्वर्टेड कॉमा में हम क्लोज कर देते हैं। जो भी क्लासिफिकेशन है आपके क्वेश्चन अलग से भी बनते हैं, तो इस पेपर में क्लासिफिकेशन का काफी रोल है। ये तो जो ग्रोस सैलरी बनी थी कि इतना रुपए इस डिपार्टमेंट के ऊपर खर्चा डल गया। अब क्रेडिट क्या क्या होंगे, ट्रेजरी ऑफिसर और एजी के द्वारा 13,039 रुपए इनकम टैक्स था। इनकम टैक्स की बात करें तो 8658 जो हेड है सस्पेंस अकाउंट्स में, माइनर हेड 112 टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स सस्पेंस, इसके तहत आपका ये क्लासिफाई कर देना है। तो इनकम टैक्स का किसी भी क्वेश्चन में आए आपको क्लासिफाई यही करना है, 8658 सस्पेंस अकाउंट्स 112 टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स सस्पेंस। इसमें कोई भी बदलाव नहीं होगा। बदलाव आपकी क्लासिफिकेशन में आएगा अमाउंट का कि इनकम टैक्स कितना था। अब फिर ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम का है 8011 इंश्योरेंस एंड पेंशन फंड्स, इसमें माइनर हेड 107 दिया गया है, स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉइज ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम। तो ठीक है, 120 रुपए के हमने जो जीआईएस काटे है ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम है वो उसको क्लासिफाई कर देते हैं। 8011 में इसे क्लासिफाई कर देंगे 107। अब हरियाणा स्टेट की है क्योंकि आपका जो स्टेट कोई भी हो, यूपी, बिहार, राजस्थान, सबका जीआईएस 8011 में कटेगा 107 में। तो जो स्टेट है वो अपना नाम लिख लेगा, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, यूपी। तो हम यहां पर इसे रिकॉर्ड करेंगे 107 हरियाणा स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉइज ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम। तो हमारी जीआईएस भी क्लासिफाई हो गई। अब बचता है जीपीएफ जो कि 8,000 का है। जीपीएफ हमारा 8,009 स्टेट प्रोविडेंट फंड, इसमें 01 सब मेजर हेड, 8,009 मेजर हेड स्टेट प्रोविडेंट फंड हो गया, उसमें सब मेजर हेड है 01 और उसी के तहत
101 माइनर हेड है जनरल प्रोविडेंट फंड्स, जीपीएफ। तो ये क्लासिफाई हो गया 800901 सिविल, 101 जनरल प्रोविडेंट फंड। हमने रिकॉर्ड अपडेट कर दिया है। तो आपके मैक्सिमम क्वेश्चन जो भी रहेंगे उसमें आपका मेन ये पोर्शन बदलेगा। ये 10 नंबर का जो पार्ट आपका ये बहुत ही आसान है, क्योंकि ये फिगर चेंज होंगे ये। उसके अलावा कौन सा डिपार्टमेंट का एम्प्लॉय है ये चेंज होगा। इनकम टैक्स हमेशा आपका यही क्लासिफिकेशन रहेगी। जीआईएस है तो यही क्लासिफिकेशन रहेगी। जीपीएफ आया है तो ये क्लासिफिकेशन रहेगी। इसके अलावा 3-4 और मैक्सिमम क्लासिफिकेशन बनती हैं, वो आपके ध्यान में रह सकती हैं, तो ये पोर्शन इतना चेंज नहीं होता है। हाउस रेंट अगर पे किया है तो वो प्राप्ति रहेगी उधर के लिए, तो 0216 में हाउस रेंट हाउसिंग वाले में चला जाएगा। एनपीएस का है डिडक्शन है तो वो एनपीएस वाली यहां पर ऐड हो जाएगी। तो इस प्रकार इसमें ज्यादा चेंजेस नहीं रहता है इस पार्ट में। तो ये पार्ट 4 जो है आपके लिए ये बहुत ही आसान है। तो कुल मिलाकर हमारे जो सॉल्यूशन के पार्ट हमने डिवाइड किए थे पार्ट में न कहकर अब बात करेंगे कि सबसे पहले तो हमने इनकम निकाल ली। अब उस इनकम में से जो भी रूल के तहत छूट मिलती थी वो छूट देकर हमने फिर इनकम टैक्स कैलकुलेट कर दिया उस एम्प्लॉय का। इनकम टैक्स कैलकुलेट अगर हो गया है तो फिर हमने एम्प्लॉय का पे बिल बना दिया, जिसमें उसकी पे, डीए, एचआरए, फिक्स मेडिकल अलाउंस थी, और फिर उसमें से इनकम टैक्स काटा, जीआईएस काटी, हाउस रेंट होगा वो काट लेंगे। एनपीएस का एम्प्लॉय है एनपीएस कटेगा, जीपीएफ का है तो जीपीएफ कट जाएगा। उसके बाद जो नेट पेएबल सैलरी बनेगी वो कैलकुलेट हो जाती है कि उस महीने में कितनी उसके खाते में अमाउंट गई। उसके बाद फिर हम क्लासिफाई करते पे ऑर्डर तैयार कर देते हैं कि इतने अमाउंट की पेमेंट कर दो, बाकी की जो हैं वो बुक ट्रांसफर हो जाती हैं। तो पे बिल को क्लासिफाई कर दिया जाता है कि जो पेमेंट और जो डिडक्शंस इस एम्प्लॉय की हुई हैं वो किस हेड के तहत हुई हैं, उसको हम क्लासिफाई कर देते हैं। तो ये बनता है आपका सॉल्यूशन। पहला पार्ट हमने माना था इनकम का। पार्ट मानिए जो कुछ है आपको जैसे समझ में आना है, समझ में यही है कि सबसे पहले हमें इनकम जो कि सैलरी से है, अदर सोर्सेज से है और हाउस प्रॉपर्टी से है, उन तीनों को जोड़कर एक टोटल इनकम निकाल देनी है। उसमें से फिर जो भी एग्जम्पशंस करके उसका टोटल निकाल लेंगे कि कितनी डिडक्शंस रूल के तहत, आईटी एक्ट के तहत मिल सकती है। तो वो डिपेंड करता है कि जीपीएफ का है, एम्प्लॉय एनपीएस का है, कहाँ कहाँ कितना पैसा इन्वेस्ट किया है, कहाँ कितना एक्सपेंडिचर हुआ है, डिसेबल पर है या नॉर्मल का खर्चा है। इस प्रकार जितने भी बनते हैं टोटल डिडक्शंस माइनस कर देंगे, टैक्सेबल इनकम आ जाएगी। टैक्स कैलकुलेट किया, पर मंथ इतना टैक्स बनता है वो कैलकुलेशन हो जाती है। फिर हम तैयार करते हैं पे बिल, और पे बिल में जो भी अमाउंट्स हैं, जो डिडक्शंस हैं, वो किस हेड के तहत चल रही थी उनको हम कैलकुलेट कर देते हैं और फिर क्लासिफाई करते हैं कि खर्चा कहाँ कितना डाला गया है, क्रेडिट यानी कि बुक ट्रांसफर है, जो कुछ भी है वो किस हेड के तहत कितना हुआ है। यही हमारा सॉल्यूशन बनता है।